हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है वीसीएस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम आपने जो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे अपन, उसमें कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने पढ़ लिया था। उसमें कुछ डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। तो आज अपन बात करेंगे किसकी, आज अपन बात करते हैं कुछ नए कंसेप्ट की। जो मैथमेटिकल फिजिक्स का आपके सेकेंड लेक्चर है उसमें कुछ नए कंसेप्ट है। वैसे तो आज का जो कंसेप्ट है या आज की जो क्लास है वो थोड़ी बहुत तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है और मैंने ही आपको पढ़ा रखी है, जो मेरे से पढ़ रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बुक में। ठीक है, जब आप नए नए आए थे जब भी मैंने ये वाले चैप्टर सब कराए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बुक में, जिसका नाम था अपने पास डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल। उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक रहेगा, तो उसी टॉपिक को अपन आज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, अवकलज संकारक। आपने नाम सुना होगा अवकलज संकारक। किसकी? अवकलज संकारक। ठीक है, अवकलज संकारक को अपन ने किस फॉर्म में लिखा था? डेल की फॉर्म में। और डेल कैसे लिखा था ये सब आप जानते हो। तो अवकलज संकारक आप अच्छे से जानते हो। तो देखो, अवकलज संकारक की बात करें तो अवकलज संकारक क्या होता है ये मैंने आपको, सबसे पहले तो इसे बोलते हैं क्या, अवकलज संकारक यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसे बोलते हैं क्या? डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटर क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ ये बताया हुआ है कि ऑपरेटर क्या होता है। तो आज मैं बताता हूँ कि आपको ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इस संकारक की। इसकी संकारक क्या होता है? किसकी? संकारक की। यदि मैं बात करूं संकारक की कि संकारक क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है? अवकलज संकारक। अवकलज संकारक का मीनिंग होता है अपने पास, इसको डिनोट किससे करते हैं? इस फॉर्म में करते हैं, जिसको अपन इसकी वैल्यू भी अपन जानते हैं। इसकी वैल्यू अपन क्या लिखते आए? डेल की आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। यही आप अपन वैल्यू लिखते आए आई जे के की। तो यही क्या होगा? अपना डेल ऑपरेटर होगा। तो ये हो जाएगा अपना आई डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, ऑपरेटर की। ऑपरेटर यानी संकारक। संकारक किसे कहते हैं? अब मैं मान लिया कि ये अपना क्या है? एक ऑपरेटर है। मान लिया कि अपने पास ये डी बाई डी वाई क्या है? अपना एक ऑपरेटर है। ठीक है, मान लिया कोई अपने पास फंक्शन है। मान लिया कि ये जो फंक्शन है वो किसका है? एक्स का फंक्शन है। किसका है? एक्स का। एक्स क्यूब प्लस का 2x। ये क्या है? अपना एक ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा? इस फंक्शन पे ऑपरेट करेगा। यानी ऑपरेटर क्या काम करता है? किसी भी फलन पर क्या करता है? उसके साथ संक्रिया करता है, यानी ऑपरेट करता है। तो इसका मीनिंग होगा कि अपने पास ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर किस पर ऑपरेट करेगा? फंक्शन पर। तो मैं मान सकता हूँ कि ये वाला क्या हो गया? अपना एक ऑपरेटर हो गया, क्योंकि क्या नाम है अपना? अवकलज संकारक या डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो मैं अभी तो 1D में आपको समझा रहा हूँ, बाकी 3D में अपन किस फॉर्म में लिखते हैं? उसको डेल की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी वे, और ये किस पर ऑपरेट होगा? फंक्शन एफ वाई पर ऑपरेट होगा। तो ये रहेगा अपने पास डी बाई डी वाई। एफ वाई क्या हो जाएगा अपना? एक्स क्यूब प्लस 2x। ठीक है, यदि मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं तो ये क्या आएगा अपने पास? इसका अवकलन होगा तो क्या होगा? 3x स्क्वायर। क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस का क्या होगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा अपना? एक इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया मतलब देखो, ये वाला अपन ने क्या किया? सबसे पहले कोई भी फंक्शन माना था, x का फंक्शन था, उस पर क्या किया मैंने? कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करवाया, यानी डी बाई डी वाई क्या था? अपना एक ऑपरेटर था। अब उसको कहाँ पर ऑपरेट करवाया? फंक्शन पर ऑपरेट करवाया। तो अपना जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? देखो, इससे चेंज मिला, यानी अपना ये फलन हो गया वो क्या हो गया? चेंज हो गया। अब मैं मान सकता हूँ कि ये जो फलन था वो का वो फलन है कि या नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला फलन क्या है? सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो अवकलज की यदि आप डिफाइन करना चाहोगे तो क्या लिखोगे डिफाइन करके? कि अवकलज एक ऐसा संकारक होता है जिसे किसी फलन पर ऑपरेट कराने पर उसका फलन क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है? अपना अवकलज संकारक कहलाता है। अवकलज संकारक को हम किससे लिखते हैं? डेल से व्यक्त करते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया? डेल से व्यक्त कर दिया। और यदि आप इसको 3D फॉर्म में लिखोगे तो 3D फॉर्म में क्या आएगा? डेल इज इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पे? इसके टाइप्स पे, यानी इसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से जो आपने पढ़ रखे हैं।
देखो मैं यदि जो अवकलन संकार्यों के उस डेल के 3 टाइप्स बताता हूँ। 3 टाइप्स यानी जो आपने पढ़ रखे वही टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है इसमें, इसको मैं 3 पोर्शन में बांट देता हूँ। कितने पोर्शन में बांट देता हूँ, 3 पोर्शन में। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, डेल की। सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, या सब मैं आपको नाम ही लिख के बता दूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, ग्रेडियंट की। किसकी बात करता हूँ, ग्रेडियंट की। फिर मैं बात करूँगा किसकी, डाइवर्जेंस की। फिर मैं किसकी बात करूँगा, कर्ल की। तीनों नाम आपने सुन रखे हैं, तो उसी को मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको भी थोड़ा, क्योंकि इस बेस पे भी क्या होते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यदि मैं ग्रेडियंट की बात करता हूँ, ग्रेडियंट को हिंदी में कहते हैं अदिश प्रवणता। क्या कहते हैं, अदिश प्रवणता। ग्रेडियंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अदिश प्रवणता। डाइवर्जेंस को डाइवर्जेंस ही बोलते हैं, और कर्ल को क्या बोलते हैं, कर्ल ही बोलते हैं। अब मैं इसको संकेत लिखूं तो इसका संकेत क्या क्या आएगा। यदि मैं इसके संकेत की बात करूं तो इस पे भी डेल आएगा, इसका भी डेल आएगा और इसका भी डेल आएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या आएगा, जब तीनों में डेल है इसका मतलब तीनों सेम तो नहीं हो सकते। जब तीनों के नाम अलग है, तीनों के ऑपरेटर सेम है, तो सेम तो नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे, यानी ऑपरेटर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही होगा। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले ग्रेडियंट की, अदिश प्रवणता की। तो अदिश प्रवणता क्या होती है, अदिश प्रवणता यानी जो भी फंक्शन होता है, मान लिया कि अपने पास कोई भी फंक्शन है f(x) या f(y) का, उसमें क्या होगा, यदि आप अदिश प्रवणता उसकी निकालना चाहते हो। अदिश प्रवणता यानी ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होगा, ग्रेडियंट का मीनिंग होता है कि कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन में यदि इस डेल को मैं ऑपरेट करूं तो वो उसमें क्या देगा, फंक्शन में मैक्सिमम होने वाला परिवर्तन देगा। यानी अवकलन क्या चीज बताता है, किसी भी फंक्शन में होने वाला मैक्सिमम परिवर्तन बताता है। तो मैक्सिमम चेंज ऑफ फंक्शन, तो वो क्या बताएगा, अपना ग्रेडियंट बताएगा, यानी अदिश प्रवणता बताएगा। ये मैं आपको फर्स्ट की क्लास में लिखा भी चुका हूँ। तो इसके ऊपर हमेशा जो ये ऑपरेट होगा वो किस पर होगा, स्केलर पर होगा या वेक्टर पर होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखना कि ये हमेशा किस पर अप्लाई होगा, स्केलर पर। यानी इस पर क्या होगा, स्केलर, या तो फाई होगा या वी होगा, इस टाइप में अपन इसको लिखते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो बताइए। यदि ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, स्केलर है। डेल क्या है, एक तरह से वेक्टर है, क्योंकि डेल में क्या है, आई जे के तीनों डायरेक्शन भी बता रहा है। यानी डेल क्या है अपना, एक तरह से कह सकते हैं कि वेक्टर है। ठीक है, ये डेल क्या है अपना, एक तरह से वेक्टर है। अब इसको मैं किस पर ऑपरेट कर रहा हूँ, स्केलर पर ऑपरेट कर रहा हूँ, यानी अदिश पर ऑपरेट कर रहा हूँ। अदिश पर ऑपरेट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, जो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्या मिलेगा, बताओ, वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा, बताओ जल्दी से। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस पर ऑपरेट करूंगा, मान लिया कि फाई क्या है अपने पास, कोई भी फंक्शन है 2xy + 3, यहाँ पे मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, डेल ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं निकालना चाहता हूँ कि इसका डेल फाई। अब डेल फाई क्या आएगा, यहाँ पे देखो, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई प्लस का के डेल बाय डेल जेड। इसके आगे फंक्शन क्या आएगा अपना 2xy + 3। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो आई तो ऐसे का ऐसे आएगा, डेल बाय डेल एक्स का इसके रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, तो देखो डेल बाय डेल एक्स का अवकलन होगा तो क्या आएगा, ये इस पूरे का इसके साथ होगा। तो इसमें आएगा केवल जो फंक्शन आएगा 2y + का 3 प्लस। यदि जे की बात करता हूँ, जे का इसमें कुछ होगा क्या, देखो जे वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा तो ये क्या आएगा 2x + 3। ऐसे ही जेड का कुछ भी फंक्शन नहीं है तो जेड क्या आएगा 0। तो अपन कह सकते हैं कि अपना जो रिजल्ट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर अपना स्केलर था, जो अपना रिजल्ट आ रहा है वो आई जे के की फॉर्म में आ रहा है। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, अपना वेक्टर आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि अपना जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, सदिश राशि आएगी। तो इसे तो क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब तो इसका मीनिंग पता चल गया कि अदिश प्रवणता क्या होती है। अदिश प्रवणता किसी भी फंक्शन में, किसी भी फलन में क्या होता है, मैक्सिमम होने वाला चेंज बताता है, मैक्सिमम होने वाला परिवर्तन बताता है। और ये अपन ने प्रूफ भी किया हुआ है फर्स्ट टाइम में, आपको याद होगा। तो अब क्या करते हैं अपन, अब बात करते हैं किसकी, सेकंड वाले की। सेकंड है अपना डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस देखो मैंने डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग बताया था आपको कि डाइवर्जेंस एक तरह से क्या होता है। तो देखो डाइवर्जेंस की बात करें तो मैं मानता हूँ कि डाइवर्जेंस में मैंने दो तरह के सोर्स बताए थे। एक तो सोर्स बताया था प्लस सोर्स, एक बताया था माइनस सोर्स। मान लो कि अपने पास कोई भी एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। सोर्स का मीनिंग क्या होता है, मान लिया कि ये अपना पॉजिटिव चार्ज है बीच में, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर रहती है, बाहर की ओर, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ रहती है, बाहर की ओर, इस डायरेक्शन में रहती है।
इसमें तो रहती है। और यदि माइनस होता क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ रहती है अपनी अंदर की और अंदर आते हुए, तो ये एक तरह से किसका काम कर रहा है, तो ये तो जो काम कर रहा है वो किसका कर रहा है, सोर्स का। ये काम किसका कर रहा है, एक तरह से सिंक का, यानी इसका डाइवर्जेंस तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया था पहले फर्स्ट ईयर में कि एक चुंबक होता है, ठीक है, उसमें एन और एस दो सिरे होते हैं। इसका डाइवर्जेंस क्या होता है, यानी कोई भी एक सोलेनोइड मान लो, कोई भी परिनलिका मान लो, तो उसका डाइवर्जेंस क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, ठीक है। तो इसका अपन ने डाइवर्जेंस क्या माना था, शून्य माना था। क्यों, क्योंकि इसमें जितनी लाइन यहाँ से बाहर निकल जाए उतनी क्या हो रही है, अंदर जा रही है, इसलिए इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, शून्य होगा। तो ये मैंने सब आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस किस पर अप्लाई होता है। देखो डाइवर्जेंस हमेशा अप्लाई होता है किस पे, वेक्टर पे। किस पे अप्लाई होता है, वेक्टर पे। डाइवर्जेंस हमेशा किस पर अप्लाई होगा, वेक्टर पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए वेक्टर या बी वेक्टर जो भी। अब यहाँ पे मान लिया कि ये वेक्टर पर अप्लाई हो रहा है, इसके साथ डाइवर्जेंस ऑपरेट हो रहा है या डेल ऑपरेट हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा। देखो यहाँ पे डेल आई जे के की फॉर्म में है, ए वेक्टर आएगा वो भी आई जे के की फॉर्म में आएगा, यानी अपन कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, आई डॉट आई वन देगा, जे डॉट जे वन देगा, के डॉट के वन देगा। यानी ये जो रिजल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, अपन को स्केलर मिलेगा, यानी अदिश मिलेगा। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, कर्ल की, तो कर्ल क्या होता है, तो कर्ल हमेशा ऑपरेट होता है। मैंने बताया था कि एक छोटा सा डिब्बा ले लो, उसमें कोई सा भी छेद कर दो, वो तो पानी क्या करेगा, घूमते हुए बाहर निकलेगा, ठीक है। पानी, मान लिया कि कोई बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें आपने पानी का एक छोटा सा छेद कर दिया नीचे के तल में, तो क्या करेगा, पानी बाहर निकलेगा। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो पानी रोटेशनल करता हुआ बाहर निकलेगा, यानी अंदर कुछ घूर्णन उत्पन्न होंगे। तो उससे रिलेटेड होता है वो क्या होता है, अपना कर्ल होता है। तो उसको कर्ल को मैं क्या करता हूँ, ये भी किस पर अप्लाई होता है, ये भी अप्लाई होता है हमेशा किस पे, वेक्टर पे। अब इसका भी रिजल्ट कैसा मिलेगा, देखो इसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है, अदिश मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं। यहाँ पर कैसा मिलेगा, इसको हमेशा कर्ल को अपन डिनोट करते हैं किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। यानी हमेशा ये अपन कह सकते हैं कि ए का कर्ल लिखना है या कर्ल ऑफ ए, तो ये क्या होगा, डेल क्रॉस ए। यदि लिखना है अपन को क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कैसे लिखोगे, डेल डॉट ए, ठीक है। यदि मैं इसका रिजल्ट देखूँ तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा बताओ, ये क्या बनती है अपनी, सारणिक बनती है, सारणिक बनती है तो डेल का क्या आ जाएगा। देखो यदि मान लिया कि ए क्या है अपना, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, इस टाइप से कोई भी है, ठीक है। अपन को डेल क्रॉस ए निकालना है, तो डेल क्रॉस ए आई जे के, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। ये डेल का आ गया, आई जे के दोनों में है इसलिए आई जे के आ गई। यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई जेड। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आई जे के में आएगा, यानी ये क्या तरह मिलेगा अपन को, एक तरह से वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो आपने पढ़ रखी वही चीज़ मैंने बताई है। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसमें कुछ आपको नोट करके भी लिखना है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिए, जो मैंने ये चीज़ बनाई है ये आप लिख दीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो एक बार इसको लिखिए, फिर मैं कुछ नोट करके वो भी लिखवाता हूँ आपको। इसको लिख दीजिए जल्दी। थोड़ी लिखने की स्पीड रखना, बाकी तो मैं नोट्स लिखाऊंगा ही आपको। अब इसमें नीचे पॉइंट करके लिख दीजिए, ये लिखने के बाद कि हमेशा अदिश प्रवणता सदैव अदिश फलनों की ज्ञात की जाती है। अदिश प्रवणता सदैव अदिश फलनों की ज्ञात की जाती है। अदिश प्रवणता सदैव अदिश फलनों की ज्ञात की जाती है।
अदिश प्रवणता सदैव अदिश फलनों की ज्ञात की जाती है। सेकंड पॉइंट लिखो कि डाइवर्जेंस और कर्ल डाइवर्जेंस और कर्ल डाइवर्जेंस और कर्ल डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा सदिश राशि के ज्ञात किए जाते हैं। डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा सदिश राशि के ज्ञात किए जाते हैं। डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा सदिश राशि के ज्ञात किए जाते हैं। अदिश प्रवण नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, अदिश प्रवणता का परिणाम अदिश प्रवणता का परिणाम या ग्रेडियंट का परिणाम सदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश प्रवणता का परिणाम सदिश राशि प्राप्त होती है और डाइवर्जेंस का परिणाम अदिश राशि प्राप्त होती है और डाइवर्जेंस का परिणाम अदिश राशि प्राप्त होती है। तथा कर्ल का परिणाम सदिश राशि प्राप्त होती है। तथा कर्ल का परिणाम सदिश राशि प्राप्त होती है। अब कुछ एक थ्योरम थी, जो आपको थ्योरम कुछ याद होगी तो आपने पढ़ी होगी, मैंने बताई थी आपको, सॉल्व करके भी बताया था, प्रूफ करके भी बताया था पिछले ईयर फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक में यूनिट फर्स्ट में। तो वो थ्योरम में आपको वापस एक दो थ्योरम है जो आपके बहुत काम आएगी, उसको मैं याद दिला देता हूँ आपको। तो देखो जो अपनी थ्योरम आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट थ्योरम क्या थी अपनी, फर्स्ट थ्योरम थी डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता है, हमेशा 0 आता है। यदि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी एक थ्योरम क्या थी अपनी, कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या थी, 0 थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ। तो देखो ये इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा अपना, ये कर्ल ए वेक्टर है तो कर्ल ए को आप कैसे लिखोगे, डेल क्रॉस ए लिखोगे, तो ये डेल क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस है, यानी किसका डाइवर्जेंस है, कर्ल ए का, तो इसका मैं डाइवर्जेंस लेता हूँ तो ये क्या आएगा अपना, इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। यदि मैं ये लिखता हूँ तो देखो ग्रेडियंट फाई है तो ग्रेडियंट फाई में से क्या आएगा, डेल डॉट फाई में आएगा, ये डेल डॉट फाई क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। इसी का क्या लेना है अपन को, कर्ल लेना है, तो ये क्या आएगा अपना, ये रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों को भी लिख दीजिए, मैं पॉइंट बनाकर आगे जो भी पॉइंट है तीसरा या चौथा बना के लिख दीजिए। ये थ्योरम आपके बहुत काम आएगी आगे। एक आपने दो रिजल्ट और पढ़ रखी है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पढ़ रखा है विद्युत विभव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या विभवांतर में अंतर आपको पता है, ई और वी में रिलेशन क्या होता है, आप जानते हो कि ई और वी में क्या रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू माइनस क्या होता है, डेल वी होता है। ऐसे ही फोर्थ में क्या होता है अपने पास, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल यू होता है या डब्ल्यू होता है। तो ये भी रिजल्ट आपके काम आएंगे, तो ये भी लिख दीजिए। ये चारों रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं किस लिए लिखवा रहा हूँ इतने शॉर्ट में, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि इसके बेस पे जो आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होगा, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ। तो ये चारों चीज़ें आप क्या करिए, लिख दीजिए। अब मैं बात करता हूँ किसकी, कंजर्वेटिव फील्ड की या कंजर्वेटिव क्षेत्र की, यानी मैं बात करता हूँ किसकी, संरक्षित क्षेत्र की। किसकी बात करता हूँ, संरक्षित क्षेत्र की, यानी कंजर्वेटिव फील्ड की। यानी आपके पास कोई भी वेक्टर होता है, मान लिया कि आपके पास ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, कोई सा भी वेक्टर है आपके पास,
उसको आपको यदि कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए क्या करते हो आप, जल्दी से बताइए कि कंजर्वेटिव करने के लिए आप क्या करते हो। कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए यदि आपके पास मान लिया कि कोई फील्ड है, मान लिया कि अपने पास कोई भी ए फील्ड है, उसको यदि कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप, इसका क्या निकालोगे, कर्ल निकालोगे। और वो कर्ल कितना आ जाना चाहिए, वो कर्ल आ जाना चाहिए 0, यानी इसका हम क्या निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे। और इसका कर्ल यदि 0 आ जाता है तब तो वो फील्ड कैसा होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा, अपन अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यदि किसी भी फील्ड को यदि कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए उसका कर्ल हमेशा क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट बात तो आपको ये नोट करनी है, वो मैं सब लिखवाऊंगा अभी। सेकंड बात क्या नोट करनी है, यदि मैं परिनलिकीय क्षेत्र की बात करूं, परिनलिकीय क्षेत्र सोलेनोइड की बात करूं तो सोलेनोइड में आप जानते हो कि उसका डाइवर्जेंस हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यानी मान लिया कि कोई भी आपको दे दिया, वेक्टर दे दिया, उससे सिद्ध कीजिए कि वो परिनलिका क्षेत्र में है या नहीं है, परिनलिकीय फील्ड में है या नहीं है, सोलेनोइड है या नहीं है। तो सोलेनोइड के लिए क्या करते हैं अपन, डाइवर्जेंस का मान क्या आ जाना चाहिए, 0, यानी मैं सोलेनोइड के लिए डाइवर्जेंस का मान क्या आ जाना चाहिए, 0। तो ये वाली चीज होती है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिलेशन थे, एक तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कर्ल 0 होना चाहिए और परिनलिका के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए। अब मैं बात करूं किसकी, चुंबकीय क्षेत्र एक परिनलिका क्षेत्र होता है, यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का यदि मैं क्या लेता हूं, डाइवर्जेंस लेता हूं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेता हूं मैं, डेल लेता हूं, यानी डेल यानी डाइवर्जेंस ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या एक तरह से वेक्टर है, तो मैं मानता हूं कि ऐसा कोई भी राशि लेता हूं जिसमें डेल भी इक्वल टू क्या होता है, 0। मैक्सवेल की इक्वेशन भी है, आप अच्छे तरीके से जानते हो, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन डेल डॉट बी इक्वल टू 0, तो यही होती है। तो इसका मीनिंग यही होता है। फोर्थ इक्वेशन होती है कि आघूर्णी फलन, आघूर्णी फलन के लिए कर्ल का मान कितना होना चाहिए, आघूर्णी फलन के लिए कर्ल का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 0। आघूर्णी फलनों के लिए आघूर्णी फलन है तो यानी मान लिया कि कोई भी आघूर्णी फलन है उसका कर्ल हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको नोट्स में लिखनी है। तो आपको मैं एक एक चीज़ लिखवाता हूँ, ये तो आपने लिखी थी, उसके आगे एक नए पॉइंट लगा दीजिए या नोट लगा दीजिए, उसमें लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, नोट लगा के लिख लो कि संरक्षित क्षेत्र के लिए सदैव कर्ल का मान 0 होता है, कि संरक्षित क्षेत्र के लिए सदैव कर्ल का मान 0 होता है। कंजर्वेटिव फील्ड इज कर्ल इज 0। संरक्षित क्षेत्र के लिए कर्ल का मान 0 होता है। सेकंड लिखिए, परिनलिकीय क्षेत्रों के लिए सदैव डाइवर्जेंस का मान 0 होता है। परिनलिकीय क्षेत्र के लिए सदैव डाइवर्जेंस का मान 0 होता है। परिनलिकीय क्षेत्र के लिए सदैव डाइवर्जेंस का मान 0 होता है। परिनलिकीय क्षेत्र के लिए सदैव डाइवर्जेंस का मान 0 होता है। थर्ड लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक परिनलिका क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक परिनलिका क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक परिनलिका क्षेत्र होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस सदैव 0 होता है। फोर्थ लिखिए, आघूर्णी फलनों के लिए सदैव कर्ल का मान क्या होता है, 0 होता है। आघूर्णी फलनों के लिए सदैव कर्ल का मान क्या होता है, 0 होता है। आघूर्णी फलनों के लिए सदैव कर्ल का मान क्या होता है, 0 होता है। अब लिखो, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, तो मैं क्वेश्चन आपको जल्दी से फटाफट करके करा देता हूँ। वैसे दिक्कत इसमें कोई आएगी नहीं क्योंकि ये सब आपने कर रखे हैं। देखिए, अब इसके बेस पे मैं यदि क्वेश्चन कराने जाऊँ तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए कि सिद्ध करो कि
सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। संरक्षी होता है। सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। प्रूव दैट कंजर्वेटिव फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रूव दैट कंजर्वेटिव फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करना है अपन को, कंजर्वेटिव प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब आपको कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो मान लिया कि आपके पास कोई भी फील्ड है, उसको कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप बताइए। कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं, इसमें मैं लिख सकता हूं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि संरक्षित क्षेत्र के लिए, संरक्षी के लिए कर्ल का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो कर्ल का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब कर्ल का मान शून्य होना चाहिए तो मान लेता हूं मैं कोई अपना एक रिलेशन जानते हैं। क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या रिलेशन होता है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध, तथा विभव V में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ E वेक्टर डॉट माइनस का डेल V, ठीक है। ये आप रिलेशन जानते हो। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है क्या है यहाँ पे कर्ल। तो कर्ल निकालने के लिए क्या करूँ मैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड में कर्ल ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको नंबर दे देता हूँ क्या, इक्वेशन 1। मैं यदि क्या करूँ, दोनों साइड में कर्ल ले लूँ इसका, दोनों पक्षों में कर्ल लेने पर, क्या लेने पर, कर्ल, CURL। तो दोनों पक्षों में कर्ल लेने पर क्या आएगा अपने पास, देखो दोनों पक्षों में कर्ल हो गए तो ये डेल क्रॉस का E वेक्टर आएगा। ये क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, डेल क्रॉस का डेल डॉट V वेक्टर आएगा। देखो ये अपनी एक थ्योरम बन रही है का, कर्ल ग्रेडियंट V इज इक्वल टू 0। अपन जानते हैं ये वाली थ्योरम की कर्ल ग्रेडियंट V इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अभी अपन ने ये थ्योरम लिखी थी। जब ये वाली टर्म 0 होती है इसका मतलब ये क्या हो गया, डेल क्रॉस का E वेक्टर क्या हो गया अपना, 0 हो गया। जब ये वाला 0 हो गया यानी जो अपन को प्रूफ करना था वो हो गया। कि अपन को क्या प्रूफ करना था कि विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, और हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव के लिए उसका कर्ल क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो ये अपना कर्ल क्या आ गया, इसका 0 आ गया। तो इसको जल्दी से लिख दीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, लिख लीजिए इसे। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। और आपके जो भी साथीदार हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उनको बता देना कि इसमें जो अपन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ज्वाइन करा रहे हैं उसमें सीट लिमिटेड रखी है। क्योंकि मैंने जो ऐप में रजिस्टर करा रखी, मैंने ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या नहीं करा रखी। 50 फर्स्ट ईयर की, 50 सेकेंड ईयर की और 50 थर्ड ईयर की, यानी टोटल 150 स्टूडेंट ही करा रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे जयपुर वाले भी जुड़ेंगे और कुछ आपके उस साइड के भी जुड़ोगे, गाँव साइड के भी जुड़ोगे। तो जल्दी से जल्दी कोशिश यही करना कि जिनको जो भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर ले जल्दी। कम से कम एक बार मुझे नाम नोट करा दे और ज्वाइन कर ले, ताकि आगे में मुझे सीट का पता लगे। क्योंकि अपनी सीट लगभग 50 से ज़्यादा मैं कोई भी क्लास के स्टूडेंट नहीं लूँगा, ना फर्स्ट ईयर के लूँगा, ना सेकेंड ईयर और ना थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट हो चुके हैं, 10 का भी वेट है। जो भी 10 लेना चाहे वो ले सकते हैं। चले आगे। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि प्रूफ करना है
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, सिद्ध करो कि प्रूव दैट कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, यानी क्या दिया हुआ है, कण का वेग दिया हुआ है, कण का वेग आघूर्णी फलन होता है। क्या होता है, आघूर्णी फलन होता है, इरोटेशनल फलन। और आघूर्णी फलन के लिए आप जानते हो कि आघूर्णी फलन के लिए क्या प्रूफ करना है, मैंने नोट्स में आपको लिखा रखा है। इसका क्या निकालना होता है, कर्ण निकालना होता है। बी यहाँ पे ये दे रखा है 2xi कैप प्लस 2x2y कैप, ये वाली चीज़ आपको दे रखी है। तो ये प्रूफ करना है कि ये एक आघूर्णी फलन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या आघूर्णी फलन प्रूफ करना है। तो आघूर्णी फलन के लिए क्या आना चाहिए, अपना कर्ल। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले तो हम जानते हैं वो लिखना है कि यहाँ क्या पूछा है, आघूर्णी फलन। तो आघूर्णी फलन के लिए क्या होगा अपने पास, आघूर्णी फलन के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि आघूर्णी फलन के लिए डेल क्रॉस का v वेक्टर, यानी इसका कर्ल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। यदि वो शून्य आता है तब तो क्या है, वो आघूर्णी फलन है, नहीं तो नहीं है। चलो चेक करते हैं आघूर्णी है या नहीं है। देखो डेल क्या होगा अपने पास, ये डेल क्रॉस का v अपन को निकालना है। तो सबसे पहले मैं कर्ल है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो क्या बनेगी, सारणिक बनेगी, वही डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वाला i j k। डेल की टर्म है तो सबसे पहले क्या आएगा, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z। फिर क्या आएगा 2x i के साथ, y के साथ 2y और z के साथ 0। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा क्या, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा अपना, देखो ये i ले लिया तो i में क्या आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी डेल अपॉन डेल y ये 0 हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल z, तो डेल अपॉन डेल z और साथ में क्या आएगा 2y। ठीक है, माइनस का j, देखो ये माइनस का क्या ले लिया j, तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल बाय डेल x 0, डेल बाय डेल x 0 और डेल बाय डेल z क्या होगा, डेल बाय डेल z होगा 2y। ठीक है, ऐसे यदि मैं k का लेता हूँ तो k क्या आएगा, देखो इसको और इसको हटाओगे तो डेल अपॉन डेल x 2y, तो डेल अपॉन डेल x कितना 2y, माइनस डेल अपॉन डेल y 2x। ठीक है, देखो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, इसका किसी का अवकलन हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे आपका आंशिक पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में फंक्शन यदि जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन होता है वो फंक्शन होगा तो इसका क्या होगा, अवकलन होगा, बाकी 0 होगा। स्वतंत्र चर कह सकते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। तो देखो 0 का y तो 0 आएगा, z का y का अवकलन z के रेस्पेक्ट में 0, 0 का 0, y का z के रेस्पेक्ट में 0, y का x के रेस्पेक्ट में 0 और x का y के रेस्पेक्ट में 0, यानी टोटल टर्म सभी 0। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है वो एक तरह से क्या है, अपना आघूर्णी फलन है, यानी रोटेशनल फंक्शन है। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, अपना एक आघूर्णी फलन है। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या किया, इसका कर्ल अपन जानते हैं, उसका कर्ल कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, तो वो अपने पास शून्य आ गया। तो इसको भी जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। लिख दिया, हो गया, चले आगे, चलो चलते आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको बोल के लिखा देता हूँ, थ्योरेटिकल है। यदि विद्युत विभव निम्न रूप में उपस्थित है, यदि विद्युत विभव निम्न रूप में उपस्थित है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि विद्युत विभव निम्न रूप में उपस्थित है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि विद्युत विभव निम्न रूप में उपस्थित है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए एवं इसका संरक्षी परीक्षण भी कीजिए। एवं इसका संरक्षी परीक्षण भी कीजिए। एवं इसका संरक्षी परीक्षण भी कीजिए। सॉरी, ये क्या दे रखा है, वी दे रखा है, ओनली स्केलर दे रखा है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल का क्या दे रखा है, पोटेंशियल या विभवांतर V दे रखा है, जिससे अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम जानते हैं इसके लिए कैसे निकालेंगे, अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में रिलेशन होता है। इसका सॉल्यूशन यदि हम लिखे तो हम जानते हैं कि E तथा V में क्या होता है, निम्न संबंध होता है। तो वही संबंध क्या करेंगे, अपन लिख देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस का डेल क्या होता है, V होता है। ठीक है, ये माइनस का डेल या क्या आ जाएगा, I डेल बाय डेल एक्स, J डेल बाय डेल वाई प्लस K डेल बाय डेल जेड। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा अपना V की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यदि मैं इसका अवकलन करूंगा तो देखो ये माइनस तो ऐसे का ऐसे रहने दो, I का इसके साथ होगा तो इसका क्या आएगा 2x, बाकी y का x के सापेक्ष 0, z का x के सापेक्ष 0। ठीक है, प्लस इसका क्या आएगा j का y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2y, ऐसे ही k का रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2z। ठीक है, ये अवकलन आएंगे और इस पे क्या आएंगे i j k कैप। अब मैं यदि बात करूं कि ये क्या आ गया अपना i 2x आ गया प्लस j 2y आ गया प्लस k कैप 2z आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका कॉमन निकाल सकता हूँ, यानी इसको मैं टोटल यदि फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा 2x i कैप माइनस 2y j कैप माइनस 2y z k कैप। ठीक है, यही तो आएगा, यही आएगा अपना 2z k कैप। पास ही लिख लेते थे। ये क्या आएगा अपना, क्या आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने बताया था कि जब भी आप ग्रेडियंट अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, वेक्टर में आएगा। तो ये क्या आ गया, उसका रिजल्ट आ गया, जो किस फॉर्म में आया, अपना वेक्टर की फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ अपने पास, अब क्या करते हैं अपन, तो ये तो आ गया अपना माइनस का, देखो ये पहले सॉल्व किया तो ये कंप्लीट क्या आ गया, तीनों माइनस में आ गए, या फिर आप माइनस कॉमन लेके ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपन को प्रूफ करना है कि ये कंजर्वेटिव भी है या नहीं है। तो अपन जानते हैं कि कंजर्वेटिव के लिए क्या जानते हैं, कंजर्वेटिव के लिए हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव के लिए हम जानते हैं कि डेल क्रॉस का ई क्या आना चाहिए, अपना शून्य आना चाहिए। तो देखो वो शून्य आता है या नहीं, यदि वो शून्य आता है तब तो क्या है, कंजर्वेटिव है, नहीं तो नहीं है, साफ बात है, आप सब जानते हो इस बात को। तो देखो यदि मैं ई निकालता हूँ तो डेल क्रॉस का ई निकालना है अपन को। ठीक है, तो मैं टेबल बना देता हूँ, सारणी बना देता हूँ, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z है, तो ये माइनस 2x माइनस 2y और माइनस का 2z। ठीक है, तो ये क्या निकल गया अपना, ये निकल गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसका इसके रेस्पेक्ट में, यानी डेल बाय डेल एक्स माइनस 2y, सॉरी गलत लिख दिया, आई का करना है तो आई का करोगे तो ये वाली टर्म लिखोगे, यानी डेल बाय डेल वाई माइनस का 2z माइनस का डेल अपॉन डेल जेड और माइनस का 2y, यानी एक टर्म तो क्या आ गई अपनी कंप्लीट जीरो आ गई। माइनस का जे लिखोगे तो ये क्या आएगा अपने पास, ये भी वही टर्म आएगी, ये भी आएगा अपने पास माइनस का जे में क्या आएगा, इसको यहाँ से हटाओगे तो देखो डेल बाय डेल एक्स माइनस का 2z माइनस का डेल अपॉन माइनस का क्या आएगा, जे का कर रहे हैं तो डेल अपॉन डेल जेड माइनस का 2x और प्लस का k आएगा, तो k भी क्या आएगा अपना डेल अपॉन डेल एक्स माइनस का 2y और डेल अपॉन डेल y माइनस का 2x।
तो ये क्या हो जाएगा, देखो सभी टर्म क्या हो रही है, जेड का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में और वाई का एक्स, और तो यही सब टर्म क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि यदि इसमें सेम टर्म क्या है अपने पास, एक भी नहीं है, इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपनी जीरो। लाइट गई, इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपनी जीरो। तो ये अपन जानते हैं कि जब ये वाला सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल टर्म क्या आ गई, जीरो। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इससे, ये जो जीरो आया इस क्वेश्चन को लिख दीजिए पूरा। क्या करना है, v दे रखा था, सबसे पहले अपन को e निकालना था, e के बाद उसको कंजर्वेटिव देखना था है या नहीं है, तो कंजर्वेटिव भी है क्योंकि इसका कर्ल का मान क्या आया अपना जीरो आया। तो अपन कह सकते हैं कि डेल क्रॉस e जब जीरो आता है तो ये क्या है, संरक्षी है। क्या है, संरक्षी है। लिख लीजिए जल्दी से। थोड़ा लिखने की स्पीड रखिएगा। कोई ऐसा कलर का मार्कर है क्या जो आपको बहुत ही लाइट दिख रहा हो? ब्लैक तो दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है, मतलब दिख तो सभी रहा है, ऑलमोस्ट सभी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, बताओ जल्दी से, चले आगे। आर यू रेडी? रखिए। चलो रखना नहीं है, कॉपी पेन को अभी हाथ में रखना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर कॉपी को साइड में रखना है, फिर उसको समझेंगे, फिर अपन उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। जो आपके लिए ये जो बताया ये तो सब कुछ क्या था आपके लिए, पुराना ही था, जो सब कुछ आपने पढ़ रखा था। अब अपन जाते हैं किस पे, नई चीज़ पे, तो वो चीज़ देखनी है। अब किस पे जा रहे हैं अपन, बिल्कुल नई चीज पे जा रहे हैं। तो नई चीज है आपके पास, जो क्वेश्चन है वो लिखिए। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध करो कि, किसमें पूछ रहा है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध करो कि E1 कैफ इज इक्वल टू H2S3 और दे रखा इसने डेल U2 प्लस इंटू डेल U3। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या करनी है अपन को, प्रूफ करनी है।
तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ये पूछ रहा है और उसमें कह रहा है कि ये वाली चीज़ क्या करनी है अपन को, प्रूफ करनी है। तो ये कैसे हो सकता है, देखो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जब बात करें, यानी किस में बात कर रहा है, ये ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेशन, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कर्वलिनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कर्वलिनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बारे में पूछ रहा है कि E1 कैप इज इक्वल टू H2S3 डेल U2 इंटू डेल U3 होता है। तो ये सबसे पहले आपको पता कब होगा, ये जब भी पता होगा जब आप ये जानते होगे कि यहाँ पे E1 क्या है, जब आप ये जानते होंगे यहाँ पे कि E1 क्या है, H2 क्या है, S3 क्या है और डेल क्या है। जब तक अपन इसके बारे में नहीं जानेंगे, किसके बारे में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में, तो इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो देखो जब तक इसके बारे में नहीं जानोगे तब तक नहीं प्रूफ कर सकते। तो सबसे पहले तो अपन ने इसको जान तो लिया ही है, अब अपन इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसका जब सॉल्यूशन करते हैं अपन, तो हम जानते हैं कि लांबिक वक्र रेखीय में निर्देश तंत्र में, देखो मैंने कल बताया था आपको कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो डेल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो मैंने बताया था आपको E1 कैप H1 डेल अपॉन में डेल U1, ठीक है। दूसरा था E2 कैप अपॉन में H2 डेल अपॉन में डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन में H3 और डेल अपॉन में डेल U3। यही टर्म लिखाई थी, मैंने कल लिखाई थी, आपको याद होगा अच्छे से, अगर वीडियो आपने लेक्चर देखा है तो याद होगा। तो देखो ये टर्म लिखाई थी। अब इसमें अपन को प्रूफ क्या करना है, अपन को प्रूफ करना है ये वाला। अब मैं क्या करूँ, देखो मैं कोई भी एक टर्म से क्या करता हूँ, इसमें अपने पास जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हम जानते हैं कि इसके निर्देशांक, वी नो दैट फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कोऑर्डिनेट निर्देशांक U1, U2 और U3 होते हैं। अब मैं क्या करूँ, इसको U1 से संक्रिया कर दो, यानी क्या कर दूँ मैं, U1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, यानी मैं समीकरण 1 को U1 से गुणा करने पर या U1 से संक्रिया करने पर, ठीक है, ऑपरेट करने पर, किस पर, इस डेल पर। तो देखो अपने पास ये मैं बात करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, यदि मैं यहाँ पे U1 लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा अपना डेल U1, यहाँ भी क्या आ जाएगा अपना E1 कैप अपॉन में H1 डेल अपॉन में डेल U1, E2 कैप अपॉन में H2 डेल अपॉन में डेल U2 और E3 कैप अपॉन में H3 और डेल अपॉन में डेल U3, ठीक है। यही टर्म आएगी आपके पास। इसके साथ क्या करना है, किसके ऑपरेट करना है, U1 पे, तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि डेल U1 इज इक्वल टू E1 कैप अपॉन में H1, ये U अंदर लेता हूँ तो क्या आएगा, डेल U1 अपॉन में डेल U1, E2 कैप अपॉन में H2 डेल U2 और ये क्या U1 प्लस डेल E3 अपॉन में H3 और डेल U1 अपॉन में U3, ये टर्म आएगी अपने पास। देखो ये टर्म आएगी। अब अपन जानते हैं कि ऐसे अपने पास कोऑर्डिनेट होता है, मान लिया कि ये x बाय x है, यानी डेल x बाय डेल x है, तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो वैसे ही अपने पास ये क्या है, कोऑर्डिनेट ही तो है U1, ये क्या है अपने पास U1 U2 क्या है, एक तरह से x और y अलग अलग क्रम राशि है, ऐसे U1 और U3 का है अलग अलग है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो U1 U2 U3 है वो एक दूसरे से कैसे इंडिपेंडेंट है, कैसे है, स्वतंत्र चर है। U1 U2 और U3 है वो कैसे है, स्वतंत्र चर है। कैसे है, स्वतंत्र चर है। तो जब ये स्वतंत्र चर है मतलब इसका अवकलन क्या होगा, देखो ये इसका अवकलन तो 0 होगा, यानी डेल U1, यानी फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो इसका तो क्या होगा 1, इसका 0 और इसका 0। तो अपने पास जो डेल U1 बचेगा वो क्या बचेगा, इज इक्वल टू E1 के अपॉन में H1 और ये क्या बचेगा 1, बाकी प्लस 0 0 हो जाएगा। इसको मैं लिखना हो तो लिख लेता हूँ प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या बचा, देखो मैं E1 कैप को यदि इसको इस साइड ला के लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, H1 और डेल U1, ठीक है।
इसी प्रकार ये तो मैंने किसके लिए निकाला है, 1 के लिए। इसी प्रकार आप यदि U2 से संक्रिया कराते हो, ठीक है, तो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखना है कि यदि 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको एक बार U1 से करानी है, फिर U2 से भी करवानी है, फिर U3 से भी करवानी है, और आपको लगता है कि नहीं ये तो 1 या 2 या डेट 2 नंबर में पूछा गया है, तो उसको आप क्या करना है, 1 को सॉल्व करके बताना है, बाकी 2 डायरेक्ट लिखने। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ कि E2 कैप आएगा वो क्या आएगा अपना H2 और डेल U2, और इसी तरह E3 कैप आएगा वो क्या आएगा अपना H3 और डेल U3। ठीक है, ये आ सकता है अपना, ये वाले रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे अपन ने ये वाला रिजल्ट निकाला इस प्रकार के आ जाएंगे, ये रिजल्ट आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको क्या करें, इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, देखो ये इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे करूँ तो मैं क्या आएगा, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लाई में E1 कैप इज इक्वल टू E2 इंटू E3 कैप। जैसे अपना आई जे के होता है तो मैं आई इज इक्वल टू जे इंटू के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी जे और के का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है अपने पास, आई आता है। वही चीज़ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, E1 E2 E3 क्या एक तरह से यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, उस डायरेक्शन है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। E1 की वैल्यू पता है क्या है अपने को, देखो अपन को क्या निकालना है, E1 कैप, तो E1 कैप इज इक्वल टू क्या निकालना है, ये वाली टर्म निकालनी है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो E1 कैप तो ऐसे का ऐसे रख लो, E2 कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, H2 और डेल U2 इंटू H3 और डेल U3। ठीक है, तो ऐसे ही E1 कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H2 और H3 तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट होते बाहर, तो डेल U2 इंटू डेल U3। तो यही अपन को प्रूफ करना था, जो अपने पास प्रूफ हो गया। तो ये क्या है अपने पास, ये प्रूफ हो गया। ये अपन को प्रूफ करना था कि E1 कैप इज इक्वल टू H2 H3 डेल U2 और डेल U3। तो ये चीज़ आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये सॉल्व करनी कब आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये इसका जो पेपर का नाम है वही क्या है आपके पास, मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको फिजिक्स का सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये वाला लिख दीजिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा ही दिया, पहले ये ग्रीन वाला, फिर ये देखो यहाँ से पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और लास्ट में ये लिखना है। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको समाप्ति की घोषणा करेंगे। ठीक है,
थोड़ा लिखने की स्पीड रखिएगा, बार बार बोलना नहीं पड़े। ऐसे आपको लगे, किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ ज़्यादा स्पीड हो रही है, तो क्या करें, वीडियो को स्टॉप कीजिए और ऊपर से स्क्रीनशॉट लीजिए। तरीका है आपके पास। यहाँ ऑफलाइन जैसा नहीं है कि नहीं एक बार मिट गया तो वापस नहीं आएगा, आ सकता है। एग्ज़ाम तक आपके वीडियो ये आपके पास ही रहेंगे। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके दूसरे दिन ये वीडियो हट जाएंगे वहाँ से। बाकी जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जिस दिन तक एग्ज़ाम होगा उसके दूसरे दिन तक भी आपके पास रहेंगे, फिर हटेंगे। चले आगे, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध करो कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, ये आपको दे रखा है। ये दे रखा है कि इसमें डेल दे रखा है ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आता है। ये जहाँ पर ए क्या है, ये दे रखा है इसने नियत सदिश है, कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये वाली चीज क्या करनी है अपन को, प्रूफ करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध करो कि डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब ये सिद्ध कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो अपन जो वक्र लांबिक रेखीय निर्देश तंत्र की बात हो रही है, यानी ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, तो जो जानते हैं वही मैं उसको यहाँ पे काम में लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आर क्या आ रहा है अपने पास, कोई भी डेल आ रहा है, तो हम सबसे पहले तो डेल लिख लेते हैं कि उसका डेल कैसे लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में क्या जानते हैं अपन ये जानते हैं कि इसमें जो भी जानते हैं वो चीज़ लिखनी है। अपन ये जानते हैं कि इसमें एक तो डेल जानते हैं, ठीक है, तो डेल को मैं लिख लेता हूँ E1 कैप अपॉन में H1 डेल अपॉन में डेल U1, E2 कैप अपॉन में H2 डेल अपॉन में डेल U2, E3 कैप अपॉन में H3 डेल अपॉन में डेल U3। ठीक है, एक अपन क्या जानते हैं, इसका कण का स्थिति सदिश भी जानते हैं। तो कण का स्थिति सदिश क्या होता है, कण का स्थिति सदिश जो मैंने आपको कल लिखाया था, अगर किसी को याद हो तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखाया था, E1 H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 और DU2 प्लस E3 कैप H3 और DU3, यही चीज़ लिखाई थी आपको। फिर क्या था, कण का स्थिति सदिश था, उसके बाद क्या आया था अपने पास, उसके बाद आया था अपने पास जो स्थिति सदिश आ गया, इसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी आपको, ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर क्या होता है, जो सदिश होता है वो भी मैंने लिखाया था आपको, बताइए क्या लिखाया था, E1 कैप A1 प्लस E2 कैप A2 प्लस E3 कैप A3, यही लिखाया था। जहाँ पर x दिशा में या फर्स्ट दिशा में या U1 दिशा में घटक A1, U2 दिशा में घटक A2 और U3 दिशा में घटक A3। तो ये क्या है अपना, ये तो है वक्र लांबिक में क्या है अपना, नियत सदिश है। क्या है, नियत सदिश है। ये क्या है अपना, कण का पोजीशन वेक्टर है, कण का
स्थिति सदिश है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ निकालनी है, तब क्या निकलना चाहिए अपना ए निकलना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, ए वेक्टर डॉट का आर वेक्टर। देखो ए वेक्टर क्या है अपने पास, E1 कैप A1 प्लस E2 कैप A2 प्लस E3 कैप A3, ठीक है। ये फिर क्या है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर अपना ये कंप्लीट आएगा E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 और DU2 प्लस E3 कैप H3 और DU3, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, अब करना है अपन को, देखो यहाँ पे ये क्या है ए डॉट, यानी बीच में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है, डॉट आ रहा है। तो अपन जानते हैं कि E1 कैप इंटू E1 कैप, अपन जानते क्या है यहाँ पे कि जो E1 कैप डॉट E1 कैप क्या देगा अपन को, 1 देगा। आई डॉट आई क्या देता है, 1 देता है। वैसे ही ऐसे ही E1 कैप डॉट E2 कैप क्या देगा, 0 देगा। यही फॉलो होगा यहाँ पे, सभी मैथमेटिक्स के आप अच्छे से जानते हो। तो देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा अपना A1 H1 DU1, ठीक है। यानी E1 का इसके साथ होगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा, दोनों के साथ 0। ऐसे ही इसका इसके साथ आंसर आएगा, E1 और E3 के साथ क्या आएगा 0। तो ये क्या आएगा A2 H2 और DU2। ऐसे ही क्या आएगा नेक्स्ट A3 H3 और DU3। ये क्या आया अपना A वेक्टर डॉट R वेक्टर आया। अब क्या किया जाए, ये A डॉट R वेक्टर आ गया अपना, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या निकालना है, अब इसका अपन को निकालना है क्या, डेल निकालना है। अब ये चीज़ डेल निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये भी देखते हैं। अब अपन को क्या निकालना है, डेल। तो देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसको, डेल A वेक्टर डॉट R वेक्टर, ठीक है। देखो डेल अपन जानते हैं ये वाली टर्म है, तो ये क्या आ जाएगा अपना E1 कैप अपॉन में H1 डेल अपॉन में डेल U1, ठीक है। E2 कैप अपॉन में H2 डेल अपॉन में डेल U2, E3 कैप अपॉन में H3 और डेल अपॉन में डेल U3, ये टर्म आ जाएगी। फिर क्या आएगा A डॉट R, तो A डॉट R में क्या आएगा आपके पास, ये वाली टर्म आएगी, यानी A1 H1 DU1 प्लस A2 H2 DU2 प्लस A3 H3 और DU3, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने पर क्या आता है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे क्या है अपना E1 रहेगा। अब इस देखो U1 के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, तो U1 के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, यानी इसके साथ यही इसी टर्म का अवकलन होगा, इन टर्म के साथ क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे E1 कैप अपॉन में H1 डेल अपॉन में डेल U1 का अवकलन किसके साथ होगा। वैसे तो टर्म लिखेंगे तो पूरी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अवकलन करके लिख देता हूँ। इसका अवकलन इसके साथ होगा, यानी किसके रेस्पेक्ट में होगा, U1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो बताओ ये क्या टर्म आएगी, वो बताओ मुझे, तो बताओ क्या टर्म आएगी। अपन ने कुछ मिस्टेक, अरे मिस्टेक ये की है, मिस्टेक ये की है कि यहाँ क्या लिखा है मैंने, आर लिखा है ना कि डी आर। यदि मैं यहाँ पे डी आर लिखता, मैंने कल भी आपको लिखाया था, डी आर की फॉर्म में लिखता तो ये क्या आते, डी यू की फॉर्म में आते। पर मैंने आपको कल एक सामान्य फॉर्म भी लिखाई थी, सामान्य रूप, जिसमें क्या था अपना ये डी नहीं था, यहाँ पे क्या था केवल U1 ही था। तो ये चेंज कर लेना, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये क्या था अपना U3 था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा सब जगह U1 U2 और U3। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये भी सब जगह क्या आएगा U1 U2, कोई नहीं आपने नहीं लिखा अभी, तो मैंने लिखा है U3, ठीक है, मेरी मेहनत लगी आपकी नहीं लगी। तो ये आ जाएगा अपना U1 U2 U3। अब आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक करते हैं तो आगे आके पता तो लग ही जाता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो अब क्या करें, अब देखो ये आ गया अपना E1 H1 ऐसे का ऐसे। अब इसका मैं इसके रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, यानी U1 के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या देगा अपन को, ओनली A1 और H1 देगा। ऐसे इसका करोगे तो E2 कैप अपॉन में H2 और इसका क्या देगा A2 और H2, U2 बाई U2 का अवकलन 1। इसका थर्ड का इस टर्म के साथ होगा तो क्या होगा, प्लस का E3 कैप अपॉन में H3 और A3 और H3, ठीक है। बाकी ये सब अवकलन क्या हो गए इनके 1 हो गए, ठीक है।
तो ये वाली टर्म आ गई। तो देखो H1 से क्या कट गया, H1 तो अपने पास क्या बचा E1 कैप A1, ठीक है। ऐसे ही क्या बचा E2 कैप A2 प्लस E3 कैप A3। जब ये वाली टर्म बची तो ये वाली किसके इक्वल आई, ये वाली टर्म आ रही है अपनी डेल A वेक्टर डॉट R वेक्टर। अब देखो ये वाली टर्म की यही थी अपने पास, ये जो अपन ने टर्म लिखी है ये वाली, ये मैं दे देता हूँ समीकरण 1। तो अपन ने जो नियत सदिश लिखा था वो क्या था, A1 E1 E2 E2 A3, यही टर्म आ रही है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि ये क्या हो गया अपना प्रूफ हो गया, यानी डेल A वेक्टर डॉट R वेक्टर किसके इक्वल आया अपना A वेक्टर के इक्वल। तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो जल्दी से जल्दी इसको उतारने की कोशिश कीजिए, छापने की। तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है कि टाइम कम है, कोर्स ज़्यादा है, कोर्स की जिम्मेदारी मैंने ली है तो वो आपको पूरी कराएंगे, ठीक है। यूनिट टू यूनिट पूरी कराएंगे और आपके एग्ज़ाम से पहले भी पूरी कराएंगे। जो बीएससी वाले हैं उनका कोर्स फरवरी एंड तक आप कैसे भी करके करा ही देंगे, और जो बीएड वाले हैं उनका भी फरवरी तक हो जाएगा। बीच बीच में आपकी लाइव क्लास भी चलती रहेगी। लिख लिया क्वेश्चन? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे। फिर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय, बेलनीय और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं पहले लिखवाऊंगा, फिर अपन उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैप्टर में आपके पास क्या आएगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से, न्यूमेरिकल टाइप से पूछे जाएंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, या सिद्ध करने वाले, या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक यही रहेगा, केवल क्वेश्चन का तरीका चेंज होगा, उसमें कुछ और नया जुड़ेगा। तो आप जल्दी से जल्दी आपके फ्रेंड सर्कल से भी कहिए और ज्वाइन कराइए क्लास को। और लिमिटेड सीट है, क्योंकि अपने पास ऐसा नहीं है कि जितने स्टूडेंट है वैसे लेने हैं, सबको नहीं लेने हैं। जो पहले आए पहले पाए, ये सिस्टम है। जो भी पहले आएगा वो पहले फिक्स होगा, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।